हेलो दोस्तों, जीएस की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग जीएस में एक नए टॉपिक पर चर्चा करेंगे जिसका नाम है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार की चर्चा हम लोग करेंगे जिसका वर्णन अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक है। उसको हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे मौलिक अधिकार में जो इम्पॉर्टेंट है, जितने मौलिक अधिकार होते हैं जैसे 6, उसमें से पहला मौलिक अधिकार जो है समानता का अधिकार, उसको अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे। इससे पहले हम देख लें सब मौलिक अधिकार की चर्चा करते हैं। चलिए देखते हैं। देखिए मौलिक अधिकार क्या है। सबसे पहले ये बात करेंगे मौलिक अधिकार क्या होता है। देखिए मौलिक अधिकार जो होता है इसे हम फंडामेंटल राइट्स कहते हैं। इसका देखिए इसकी परिभाषा क्या होती है। इसकी परिभाषा होती है कि जो व्यक्तियों को, ये मौलिक अधिकार की परिभाषा, जो व्यक्तियों को समानता, स्वतंत्रता और गरिमामय जीवन यापन करने की गारंटी देता है। मौलिक अधिकार जो होता है व्यक्ति को समानता, स्वतंत्रता और गरिमामय जीवन जीने की गारंटी देता है। ठीक है। अब चलिए देखिए मौलिक अधिकार से क्या क्या जैसे क्वेश्चन बन सकते हैं उस पर भी चर्चा करेंगे। उससे पहले देखते हैं मौलिक अधिकार कितने प्रकार के होते हैं और मौलिक अधिकार पहले कितने थे, अब वर्तमान में कितने हैं, उसकी चर्चा करेंगे। उससे पहले ये देख लीजिए कि मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है। भारतीय संविधान में देखिए यूएसए जो है वहाँ से हम लोग मौलिक अधिकार को ग्रहण किए हैं। यूएसए के संविधान से मौलिक अधिकार की अवधारणा ली गई है। चलिए मौलिक अधिकार के प्रकार पर चर्चा करते हैं। देखिए मौलिक अधिकार कितने प्रकार के होते हैं, तो वर्तमान में मौलिक अधिकार 6 हैं। जो पहले जो था जब संविधान बना तो उसमें मौलिक अधिकार 7 थे। अब देखिए पूरा चर्चा करेंगे सातों कौन कौन थे, उसको अच्छे से चर्चा करेंगे। उसके बाद वर्तमान में जो हैं उसको चर्चा करेंगे। ठीक है। देखिए मौलिक अधिकार पहला जो है समानता का अधिकार, जो अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक इसका वर्णन किया गया है। समानता का अधिकार का वर्णन अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक है, इसको याद रखिएगा। ठीक। दूसरा जो है मौलिक अधिकार स्वतंत्रता का अधिकार, जो अनुच्छेद 19 से लेके 22 तक इसका वर्णन किया गया। अनुच्छेद 19 से लेके 22 तक इसका वर्णन किया गया है। और तीसरे नंबर का है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 23 और 24 में इसका वर्णन किया गया है। शोषण के विरुद्ध अधिकार को आर्टिकल 23 और 24 में वर्णन किया गया है। और चौथे नंबर का है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसका वर्णन किया गया है अनुच्छेद 25 और 28 में। अनुच्छेद 25 और 28 में इसका वर्णन किया गया है। और उसके बाद आपका 5वें नंबर का है शिक्षा और संस्कृति संबंधी अधिकार, जो है अनुच्छेद 28 और 29 में शिक्षा संबंधी अधिकार का, जो शिक्षा और संस्कृति संबंधी अधिकार है उसका चर्चा अनुच्छेद 29 और 30 में किया गया है। और जो 6ठे नंबर का था संपत्ति का अधिकार, इसे हम लोग हटा दिए हैं इस समय, वर्तमान समय में अनुच्छेद 31 में रखा गया था। और 44वां संविधान संशोधन जो 1978 में हुआ तो इसे हटाकर अनुच्छेद 300 ए में जो संपत्ति का अधिकार है उसको संवैधानिक नहीं अधिकार माना गया है। उसको एक तरह से कानूनी अधिकार के अंतर्गत संपत्ति के अधिकार को रखा गया है और इसे मौलिक अधिकार, मूल अधिकार से हटा दिया गया है। और जो 7वें नंबर का है आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अब इसे आर्टिकल 32 में रखा गया है। इसे हम संविधान की आत्मा, मतलब संविधान के आत्मा भी कहते हैं। अब देखिए अब अच्छे से एक एक जो अनुच्छेद हैं 14 से 18 तक उसकी चर्चा करेंगे। उससे पहले हम लोग चर्चा करेंगे पूरा जो अनुच्छेद हम लोग का स्टार्ट हुआ है अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक, उसको अच्छे से हम लोग पहले पढ़ते हैं। 12 से लेके और जहाँ तक पढ़ सकें वहाँ तक पढ़ेंगे पहले। चलिए देखते हैं अनुच्छेद 12। अनुच्छेद 12 में क्या कहा गया है कि इसमें राज्य की परिभाषा बताया गया है कि राज्य के अंतर्गत क्या क्या आता है, कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। अनुच्छेद 12 में इसका वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 12 में इसको याद रखिएगा। ठीक। आगे देखते हैं अनुच्छेद 13 में। अनुच्छेद 13 में मौलिक अधिकारों की सुरक्षा की गारंटी देता है। जो मौलिक अधिकार है उसकी सुरक्षा की गारंटी कौन देता है? अनुच्छेद 13। अनुच्छेद 13 को हम तीन तरह से बांटे हैं, जैसे मतलब उसे बांटा ही गया है। अनुच्छेद 13(1) में दिया गया है कि जो संविधान जब बना उससे पूर्व जो विधियाँ थी मौलिक अधिकार की, उसकी सुरक्षा की गारंटी देता है। जो उससे पूर्व विधि बनी, कानून बना, उसे मौलिक अधिकार की सुरक्षा की गारंटी देता है। अनुच्छेद 13(2) कहता है
13(2) कहता है संविधान के पश्चात, जो संविधान ये पूर्व था 13(1) में संविधान बनने से पहले, अनुच्छेद 13(2) कहता है अनुच्छेद संविधान के बाद, मतलब पश्चात मतलब बाद, जो मौलिक अधिकार में जो विधियां बनी उसकी सुरक्षा की गारंटी कौन देता है? अनुच्छेद 13(2). और अनुच्छेद 13(3) कहता है विधि संबंध के अंतर्गत संसद और विधानमंडल द्वारा निर्मित जो नियम है, विनियम है, प्रथाएं हैं, रीति अध्यादेश है, ये इसके अंतर्गत चर्चा किया गया है अनुच्छेद 13(3) के अंतर्गत। ठीक है, इसको बार बार पढ़िएगा, आपको याद हो जाएगा। और देखिए अब अनुच्छेद 14 में क्या कहा गया है। अनुच्छेद 14 में कहा गया कि विधि के समझ समान समता और विधियों का समान संरक्षण। विधि के समझ समता जो है इंग्लैंड की अवधारणा है, मतलब इंग्लैंड से लिया गया है। विधियों का समान संरक्षण यूएसए अमेरिका के संविधान से लिया गया है। नागरिकों के लिए अलग है और गैर नागरिकों के लिए कुछ अलग प्रावधान किए गए हैं, उसकी चर्चा हम लोग बाद में करेंगे। इससे पहले हम लोग अनुच्छेद को याद करते हैं। ठीक है, चलिए। अनुच्छेद 15 में कहा गया है धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग एवं जन्म स्थान आदि के आधार पर भेदभाव निषेध है, मतलब इसके आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 15 में कहा गया है। अनुच्छेद 15 में धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का प्रतिषेध है। ठीक है, और अनुच्छेद 15(1) में देखिए क्या कहा गया है। राज्य अपने नागरिकों को केवल, यहाँ पर केवल सब लगा है, केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान या किसी भी एक आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। ठीक, अनुच्छेद 15(1) में कहा गया है। अनुच्छेद 15(1) में कहा गया केवल लगा के राज्य इन जगहों पर आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। अनुच्छेद 15(2) में कहा गया है। अनुच्छेद 15(2) कहता है आपका कि राज्य के साथ साथ प्राइवेट व्यक्ति भी नहीं कर सकता, मतलब राज्य भी नहीं करेगा, साथ साथ प्राइवेट व्यक्ति भी नहीं करेगा। केवल मूलवंश, धर्म, जाति, लिंग, स्थान, जन्म स्थान यानी में से कोई किसी भी स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। सार्वजनिक स्थान में सरकारी और निजी दोनों आ जाता है। किसी स्थान पर सरकार द्वारा वित्त पोषित स्थान, पार्क, चाहे कोई भी स्थान है जैसे हॉस्पिटल, होटल, रेस्टोरेंट, बस स्टैंड, रेलवे, इन स्थानों पर इन आधार पर कोई भेदभाव नहीं मतलब कर सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अनुच्छेद 15(3) में कहा गया है, अनुच्छेद 15(3) में राज्य जो है महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष उपवन कर सकता है। इसे अनुच्छेद 15 का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। जो अनुच्छेद 15 है उसका उल्लंघन नहीं माना जाएगा। राज्य जो है ना महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। इस अनुच्छेद 15 के लिए मतलब उस अनुच्छेद 15 का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देखिएगा। ठीक है, और अनुच्छेद 15(4) कहता है कि पहला जो संविधान संशोधन 1951 हुआ, 51 जो हुआ, उसमें आर्टिकल जो 15(4) जोड़ा गया है। इसमें देखिए इसमें क्या किया गया है। इसमें राज्य सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए विशेष प्रावधान करता है। अनुच्छेद 15(4) में राज्य जो है ना सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए विशेष प्रावधान करता है। ठीक है, अनुच्छेद 15(5) क्या कहता है देखिए। जो 93वां संविधान संशोधन 93 नंबर का संविधान संशोधन 2005 में हुआ, उसमें ST, SC और OBC किसी इनमें से किसी को निजी, प्राइवेट में और अर्ध सरकारी और अन्य सहायता प्राप्त और सरकारी जो संस्था है उसमें आरक्षण का प्रावधान कौन करता है? अनुच्छेद 15(5) कहता है। अनुच्छेद 15(5) आरक्षण का प्रावधान करता है। इसी का देखिए हर भर्ती से लेके हर चीज़ में ST, SC, OBC के लिए आरक्षण का प्रावधान है आर्टिकल 15(5) में। ठीक है, इसे आप ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 15(6) जो बात करता है 3वां संविधान संशोधन 2019 में हुआ, EWS को 10% आरक्षण की बात करता है। EWS को 10% आरक्षण की बात करता है। अनुच्छेद 16 जो कहता है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। जो लोक नियोजन है उसके विषय में अवसर की समानता अनुच्छेद 16 कहता है। अनुच्छेद 16 कहता है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। इसमें देखिए 16(1) में क्या है, राज्य के अधीन नियुक्ति और नियोजन सभी नागरिकों की अवसर की समानता प्राइवेट नौकरी में लागू नहीं है। मतलब जो नियुक्ति होगी, नियोजन होगा, सभी नागरिकों की अवसर की समानता दी जाएगी। ये प्राइवेट नौकरी में लागू नहीं होगा, ना कि प्राइवेट में जाके कहने लगे। अब देखिए 16(2) क्या कहता है। अनुच्छेद 16(2) कहता है राज्य के अधीन सेवाओं में किसी भी नागरिक के साथ केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान
मूलवंश, उद्भव और निवास के आधार पर कोई भेदभाव नहीं कर सकता है। मतलब राज्य के अधीन कोई भी सेवा है किसी भी नागरिक के साथ ऐसा नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 16(3) कहता है राज्य नियोजन के संबंध में या संदर्भ में निवास स्थान संबंधित शर्त आरोपित कर सकता है। निवास स्थान संबंधित शर्त आरोपित कर सकता है। ठीक, अनुच्छेद 16(3) कहता है। अनुच्छेद 16(4) कहता है राज्य पिछड़े वर्ग के लिए सरकारी नौकरी में आरक्षण का प्रावधान कर सकता है। जो पिछड़ा वर्ग है उसके लिए राज्य सरकारी नौकरी में आरक्षण का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 16(4) कहता है। अनुच्छेद 16(5) कहता है सरकार द्वारा वित्त पोषित किसी भी धार्मिक संस्थाओं में केवल उसी धर्म के लोगों को नियुक्ति की जाएगी। जैसे इसका कहने का तात्पर्य है 16(5) का कि मस्जिद है तो न कि किसी हिंदू जो बाबा हैं उनको न रख दिया जाए मस्जिद में। गुरुद्वारा है तो किसी पादरी मौलाना को न रख दिया जाए उसमें। जो जिस धर्म से है उसी धर्म से उनका धर्म के लोगों को नियुक्त किया जाएगा। मस्जिद है तो उसमें मौलाना रहेगा, गुरुद्वारा है तो धर्मगुरु रहेंगे उसमें। ठीक, कहने का तात्पर्य ये। चलिए आगे देखते हैं। अनुच्छेद 16(6) कहता है EWS के लिए नौकरी में विशेष प्रावधान जो 103वां संविधान संशोधन 2019 में इससे जोड़ा गया। ठीक है। अनुच्छेद 17 कहता है अस्पृश्यता का उन्मूलन राज्य के साथ साथ प्राइवेट व्यक्ति भी नहीं कर सकता। मतलब भेदभाव, अस्पृश्यता का उन्मूलन जो है भेदभाव नहीं कर सकता राज्य के साथ साथ कोई भेदभाव छूछाछूत जो होता है राज्य के साथ साथ कोई प्राइवेट व्यक्ति भी नहीं कर सकता है। इसका विस्तार जो अनुच्छेद 15(2) में है। देखिए आर्टिकल 18 उपाधियों का अंत के बारे में आर्टिकल 18 में बताया गया है। आर्टिकल 18 में बताया गया कि 18(1) में राज्य किसी व्यक्ति को कोई उपाधि नहीं दे सकता। और देखिए और अपवाद में क्या क्या है, उपाधि दे भी सकता है मतलब विद्या और सेना को छोड़कर। विद्या में यदि आपको डॉक्टर की उपाधि मिल गई, सेना में आपको यदि परमवीर चक्र, मनोज पांडे, ये सब जो नहीं मतलब महावीर चक्र, परमवीर चक्र, ये सब जो मिलता है वो मिल सकता है। और जो राज्य है ना वो अन्य कोई उपाधि नहीं देगा। जो आप अर्जित करेंगे वही ग्रहण करेंगे। मतलब विद्या से, सेना से जो सम्मान मिलेगा वो आप उपाधि ले सकते हैं। इसके अलावा कोई उपाधि आपको नहीं मिलेगी। अनुच्छेद 18(2) कहता है भारतीय नागरिकों को किसी भी विदेशी नागरिक से कोई उपाधि नहीं ले सकता। जो भारतीय नागरिक है ना किसी विदेशी नागरिक से कोई उपाधि नहीं ले सकता। 18(2) कहता है। 18(3) कहता है किसी भी विदेशी नागरिक जो राज्य के अधीन एम्प्लॉयमेंट मतलब कर्मचारी हैं, अपॉइंटेड मतलब नियुक्त हैं, वो राष्ट्रपति की सहमति के बिना किसी विदेशी राज्य से उपाधि ग्रहण नहीं कर सकता। जो कोई विदेशी नागरिक है जो भारत में के अंतर्गत भारत में काम कर रहा है वो राष्ट्रपति के बिना अनुमति के वो मतलब कोई भी उपाधि ग्रहण नहीं कर सकता। 18(3) में इसकी चर्चा की गई है। 18(4) में कहा गया, अनुच्छेद 18(4) में कि भारतीय व विदेशी राज्य के अधीन नियोजित बिना राष्ट्रपति की सहमति के भेंट, उपलब्धि, सम्मान ग्रहण नहीं कर सकता। जो भारतीय या विदेशी राज्य के अधीन है, कार्य कर रहा है, तो बिना राष्ट्रपति की सहमति के कोई भेंट नहीं और कोई सम्मान नहीं ग्रहण कर सकता। किसी विदेशी देश से कोई चीज़ ग्रहण नहीं कर सकता। आज के लिए बस इतना ही। कल हम लोग मिलते हैं अपना स्वतंत्रता का अधिकार 19 से लेके आर्टिकल 19 से लेके 22 में। ठीक है, आज इसी को यहीं पे स्टॉप करते हैं। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। ओके, बाय बाय, थैंक यू।